गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं CUET प्रेप जोन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले हम लोग ऑफलाइन में थे और इसी वीडियो के साथ में हम लोग इस डिजिटल वर्ल्ड में भी एंटर कर रहे हैं। उम्मीद है हमारा कंटेंट आप सभी लोगों को पसंद आएगा। हम लोग अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि इसका कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। इनिशियली इस चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलेंगी जो CUET और बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट करके ली जाएंगी। अगले महीने से क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड और जो भी बाकी अदर बोर्ड्स हैं उन सभी के भी बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं और उसके लिए स्टूडेंट्स के बहुत सारे कंसर्न्स हमारे सामने आते हैं। उन्हीं कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं कि कैसे हम पॉलिटिकल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। 100 सुन के यूजुअली स्टूडेंट्स को लगता है कि पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाना कहीं ना कहीं बहुत ही टफ है, बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स। हमारे सामने एक कोट लिखा हुआ है, स्कोरिंग ए परफेक्ट सेंचुरी इन पॉलिटिकल साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स, इट्स अबाउट स्ट्रेटेजी, क्लैरिटी एंड प्रेजेंटेशन। यानी कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि इतना मुश्किल नहीं होता। यानी कि अगर हम लोग कुछ चीजों का ध्यान में रखें और उन कुछ चीजों में जैसे हमारे सामने एक स्ट्रेटेजी है, क्लैरिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रेजेंटेशन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें इस 100 मार्क्स के बेहद करीब लेकर जाने में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। या कह ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ये 100 मार्क्स का जो हमारा टारगेट है इसको अचीव करवाने में सबसे की फैक्टर रहने वाली है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीजों पर एक डिस्कशन करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो में क्या रहने वाला है इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बेस्ट वे ऑफ स्टडी, यानी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा होना चाहिए। रोल ऑफ नोट्स, यानी नोट्स का क्या रोल होना चाहिए हमारी स्टडी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग, ये एक ऐसी चीज है डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी चीज है आंसर राइटिंग जिसको यूजुअल स्टूडेंट्स जो है वो छोड़ देते हैं या उस पर उतना फोकस नहीं करते, ना उनको इस तरीके से बताया जाता है कि आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आपने ठीक से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है तो कई बार हमारी 19-20 जो गलतियां हम लोग कर देते हैं या हमारे कंटेंट में उस तरीके की चीजें नहीं होती हैं, आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है जो उनको भी कवर कर देता है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं और किन चीजों को हमें अवॉइड करना है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। आज के इस वीडियो में इन सभी एस्पेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहली जो चीज है, वाई पॉलिटिकल साइंस इज हाई स्कोरिंग, यानी पॉलिटिकल साइंस हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे है। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ एक आध बोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा, उसमें भी ज्यादा नहीं, यूजुअली वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते हैं लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करके पूछ लिया जाता है। बाकी वो डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होते हैं और स्टेट बोर्ड्स में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसमें तो किसी तरीके का क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कुछ भी उसको नहीं किया जाता, सीधा क्वेश्चन होता है। स्ट्रक्चर्ड आंसर्स गेट फुल मार्क्स, और ये जैसे हमने आंसर राइटिंग में बात की थी, स्ट्रक्चर्ड आंसर जो है वो हमेशा पॉलिटिकल साइंस में क्या करता है, आपको फुल मार्क्स दिलवाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो आज के इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है वो हमारी आंसर राइटिंग रहने वाली है कि किस तरीके से हम लोग अपने आंसर को प्रेजेंट करें, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। मैप्स एंड डायग्राम्स गिव बोनस मार्क्स, और कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी हम लोग आगे बात करेंगे, जिनमें हम लोग डायग्राम का किस तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे एग्जामिनर जो है वो इंप्रेस हो। देखो, एग्जामिनर के पास में भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारी एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को ठीक से पढ़े।
वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो किस तरीके से हमारे आंसर को हमने प्रेजेंट किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको यूजुअल स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, कौन सा ऐसा तरीका है जो हमारे आंसर के प्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे दो बुक्स हैं, हमारे एनसीईआरटी की दो बुक्स हैं, और पहली है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दो बुक्स हैं हमारे पास में, दोनों का ही इक्वल वेटेज होता है, बराबर बराबर नंबर के क्वेश्चंस दोनों ही बुक से पूछे जाते हैं। प्रिपेयर चैप्टर वाइज, तो हम लोगों को क्या करना है, चैप्टर वाइज जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके लिए किस तरीके की हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी यानी किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहली चीज जो इसमें है, 1 पेज नोट्स पर चैप्टर। देखो, नोट्स जो है, अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जो नोट्स पे पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते, कि पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए नोट्स पे, कि नोट्स पढ़ के दुनिया के कैसे भी नोट्स हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के कितने भी अच्छे नोट्स हो, नोट्स कभी भी आपको 100 मार्क्स नहीं दे सकते। अगर आपको 100 मार्क्स अचीव करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, 1 पेज नोट्स पर चैप्टर ये बनाने पड़ेंगे। यानी पूरा जो चैप्टर है वो आपका 1 पेज में, आपने इतने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बुलेट पॉइंट्स में जो है वो आपने सारा कवर कर लिया है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो 1 पेज आपने बनाया खुद, सबसे पहली चीज कि किसी और का अगर 1 पेज का नोट्स आपने ले लिया पूरे चैप्टर का, वो आपके किसी काम का नहीं है। पहली चीज आपको खुद बनाना पड़ेगा, ताकि आपको पता हो कि जो पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हैं, जो पॉइंट्स आप लोगों ने बनाए हैं, वो किस तरीके से आपके समझ में आएगा, कि किस तरीके से उनको रिलेट करना है। क्योंकि दूसरों के नोट से आप रिलेट नहीं कर सकते कि कौन से टॉपिक में मुझे क्या लिखना है। और ये जो 1 पेज नोट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तुम अगर की पॉइंट्स बनाओ तो उन की पॉइंट्स का तुम्हें पता होना चाहिए कि उनको एक्सप्लेन किस तरीके से करना है, प्रेजेंट किस तरीके से करना है। तो ये यहां पे हमारे लिए की फैक्टर है। 1 पेज नोट्स जो है हर चैप्टर के हमारे पास में होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता कि मान लो सुबह उठ के कुछ पढ़ना हो तो फटाफट फटाफट से 1 पेज का जो नोट्स है उसको हम लोग देख के जा सकते हैं, और बहुत सारी चीज हमें जो है वो याद रह सकती है एग्जाम के लिए। दूसरी चीज, हाईलाइट कीवर्ड्स। जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो की टर्म्स है, की टर्म्स को, यानी जो पॉलिटिकल टर्म्स हमारे होते हैं, जनरल वर्ड्स नहीं, जो हमारे की टर्म किसको बोलते हैं, जो पॉलिटिकल टर्म्स होते हैं, उन पॉलिटिकल टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, उनको हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। पढ़ते टाइम भी इस चीज का ध्यान रखें कि कौन सा की टर्म है, उसको बुक में जैसे हाईलाइट कर दिया। और जैसे ही आंसर राइटिंग भी तुम लोग कर रहे हो, आंसर लिख भी रहे हो, उसमें भी उन की टर्म्स को जो है वो अंडरलाइन करनी पड़ेगी, ताकि एग्जामिनर का फोकस उस की टर्म पे जाए। रिवाइज वीकली, ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, हर वीक में जो है रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि रिवीजन जो है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे फंडामेंटल होता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, रिवीजन फंडामेंटल होता है, तो रिवीजन को अवॉइड आप लोग नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज, प्रैक्टिस आंसर, राइटिंग आंसर्स। आपको क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके आंसर को, यानी डेली का अगर आपने एक क्वेश्चन उठाया उसको लिखा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो, आंसर राइटिंग में एक और चीज क्या होनी चाहिए, कि आपके आंसर में एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े कि किसमें आपको नंबर दे। अगर किसी के आंसर में एग्जामिनर को ढूंढना पड़ रहा है कि किसमें वो नंबर दे, इसका मतलब आपने अपना आंसर बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा है, आपका एग्जामिनर आपसे बिल्कुल इंप्रेस नहीं होगा, और कई बार वो इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और उस तरीके के आपको मार्क्स नहीं मिलते जैसे आप डिजर्व करते हैं। और अगर सेम कंटेंट को, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं, अगर सेम कंटेंट दो अलग अलग तरीकों से लिखा गया है, दो अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट किया गया है, उसमें भी चांसेस है कि एक कंटेंट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले और दूसरे में उतने अच्छे मार्क्स ना मिले, क्योंकि एग्जामिनर को जो है ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए। जितना आप एग्जामिनर को ढूंढ के दोगे कि मुझे मार्क्स इसमें देना है, उतना ही एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। यह चीज हमेशा ध्यान रखो, सीरियसली इस चीज को लेना है कि मुझे अपने आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को दिख जाए, क्लियरली दिख जाए कि किसमें मुझे नंबर देने हैं, ना कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि यार मैं किसमें इसको नंबर दूं।
ये नहीं होना चाहिए। अगली चीज, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कैसे करें? अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स का हो, 6 मार्क्स का हो, कुछ कुछ स्टेट बोर्ड में 3 और 4 मार्क्स के होते हैं, सीबीएसई और बाकी जो बोर्ड्स होते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां पे होते हैं। तो इनको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग आंसर क्या हो सकता है, उसको हम लोग देखें। देखो, किसी भी आंसर में ना 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं। 3 चीजें आपको जो इंक्लूड करनी पड़ेंगी अपने आंसर में, चाहे आप 3 नंबर का कोई क्वेश्चन देख रहे हो, चाहे 4 मार्क्स का हो, चाहे 6 मार्क्स का हो, आपको 3 चीजें अपने आंसर में जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेंगी। और पहली चीज है इंट्रोडक्शन, यानी अपने आंसर को स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन से। प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है वो लिखना है हम लोगों को, और उसके बाद जो है मेन बॉडी, यानी एक्चुअल में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसके बारे में हमने लिखने हैं। और उसमें हम लोग चाहे तो इस तरीके से नंबरिंग करके अपने आंसर में लिखें, या फिर बुलेट पॉइंट हम लोग बनाएं। पैराग्राफ में आंसर को नहीं लिखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आंसर को कभी भी पैराग्राफ में ना लिखें। प्रॉपर जो है वो हेडिंग्स बनानी है और प्रॉपर बुलेट्स बनाने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेम कंटेंट को पैराग्राफ में लिख दिया और आपने सेम कंटेंट को हेडिंग्स बनाई, प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स बनाए, तो आपके नंबर मिलने में, आपकी मार्किंग में बहुत ही डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए प्रॉपर आपको हेडिंग्स बनानी है अपने आंसर में, प्रॉपर आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। पैराग्राफ में नहीं लिखना। दिमाग में अपने ये बात डाल लो कि पैराग्राफ में आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर हेडिंग्स और बुलेट्स बनाने हैं। स्ट्रक्चर्ड आंसर, और स्ट्रक्चर्ड आंसर जो हम लोग कह रहे हैं वो कौन सा होगा? एक तो पैराग्राफ में ना हो। स्ट्रक्चर्ड आंसर अगर हम प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद में मेन बॉडी पे आए, जो एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस पर हम लोगों ने आया, और लास्ट में जो है वो हम एक प्रॉपर कंक्लूजन लिखें। कंक्लूजन क्योंकि तुम लोग ठीक से नहीं लिख पाओगे, लेकिन कुछ भी जैसा तुम लोग 4-5 लाइन में जो कंक्लूड कर पा रहे हो, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कहती है, तो उसमें तुम लोग क्या करो, उसमें कंक्लूजन लिख दो। ये सबसे बढ़िया तरीका आंसर राइटिंग का। आगे हम लोग एक आध क्वेश्चन के एग्जांपल लेकर भी इसको समझ लेंगे। अपने जो की टर्म है उनको हाईलाइट करना है, उनको अंडरलाइन करना है, जो भी की टर्म तुम लोग लिखो। एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लेते हैं, हाउ वर द प्रिंसली स्टेट्स मर्ज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन क्या है हमारा? जो प्रिंसली स्टेट थे हमारे 565 जो प्रिंसली स्टेट थे हमारे, इनको किस तरीके से मर्ज किया गया इंडिपेंडेंस के बाद में, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद स्पेशल मेंशन ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। अब इसको हम लोग अगर अपने आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में रखें, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में अगर हम लोग रखें, तो सबसे पहले हमने कहा था इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने किसको बात की थी? इंट्रोडक्शन की बात की थी। और चलो इंट्रोडक्शन इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे? इंट्रोडक्शन कर लेंगे। चलो एक अलग स्लाइड ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमने लिखा, इस लाइन को एकदम छोड़ दो। यहां से इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन में तुम्हें किसी तरीके के पॉइंटर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। 3-4 लाइन जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट होती हैं। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा टर्म हो आंसर में, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा टर्म है जिसको तुम लोग डिफाइन कर सकते हो, तो वो लिखो। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि किस तरीके से मर्ज किया गया प्रिंसली स्टेट्स को। तो भाई क्या करना है? थोड़ा सा एक जनरल कॉन्टेक्स्ट दे दो उस टाइम का, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, कि भाई 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं। उस टाइम का जो इंडिया था, ये इंट्रो में दे दो। उस टाइम का इंडिया भाई 2 हिस्सों में बटा हुआ था, डिवाइडेड था। एक ब्रिटिश इंडिया था, दूसरे प्रिंसली स्टेट्स थे। 565 प्रिंसली स्टेट थे, और ये हमारे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क था। माउंटबेटन प्लान आया था, उस माउंटबेटन प्लान में इन प्रिंसली स्टेट्स को भी क्या कह दिया गया था कि ये या तो
भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं या फिर ये इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इस तरीके से इनको इंडिया में मर्ज करना, इंडिया में इनका इंटीग्रेशन, वो हमारे लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क था। ये कुछ जनरल कॉन्टेक्स्ट हो गया, यानी जो भी क्वेश्चन पूछे आप लोगों को कहां पहुंच जाना, उसके बैकग्राउंड पे पहुंच जाना, उस टाइम का जनरल कॉन्टेक्स्ट दे दो। अगर तुम्हारे पास में एक प्रॉपर डेफिनेशन उस चीज की नहीं है, कोई तुम्हें ऐसा पॉलिटिकल टर्म नहीं मिल रहा है जिसको तुम लोग इंट्रोडक्शन में डिफाइन करो, तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन हेडिंग लिख के और फिर जो है उसका जनरल कॉन्टेक्स्ट दे दो, यानी जहां से उस चीज का इमरजेंस हुआ है वहीं पे पहुंच जाओ और उसका इंट्रोडक्शन दे दो। उसके बाद में हमारा मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेन क्वेश्चन कह रहा है मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इस तरीके से हमने हेडिंग बनाई, ठीक है। अब इसमें जो भी तुम्हारे पॉइंट्स हो, जो भी तुम्हारे पॉइंट्स हो, या तो बुलेट पॉइंट को तुम लोग यूज कर लो या फिर तुम लोग नंबरिंग भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि अगर 5 से ज्यादा अगर तुम्हारे पॉइंट्स बन रहे हैं तो तुम लोग नंबरिंग बड़ी अजीब लगती है, 10 तक पहुंच जाना ये नंबरिंग बड़ी अजीब लगती है। इससे तुम लोग ये पॉइंटर्स जो है या फिर इस तरीके से सिंगल एरो जो है वो करके और तुम लोग लिख सकते हो, और लास्ट में तुम लोग जो है वो प्रॉपर कंक्लूजन हेडिंग डालनी है और उसमें इसको कंक्लूड कर देना है। ये एक प्रॉपर आंसर राइटिंग का क्या है, फॉर्मेट है। अब इसमें हैदराबाद और मणिपुर जो है उसका लिख दो। दूसरा क्वेश्चन एक और है हमारे पास में, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास में देखो एक की टर्म है, और की टर्म क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इंट्रोडक्शन लिखने की जगह, इस इंट्रोडक्शन लिखने की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम ग्लोबलाइजेशन को, इसको क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन को क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और फिर हम लोग किस पे आ जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज पे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और उसमें जो भी हमारे पास में है उनको लिख देंगे। लास्ट में फिर ऐसे ही फिर कंक्लूजन हम लोग कर देंगे। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर आंसर राइटिंग का फॉर्मेट हमारे पास में है। ये हमारा एक प्रॉपर आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है। अगर इंट्रोडक्शन में हमारे पास कोई की टर्म है जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं तो हम लोग वो कर देंगे, अदरवाइज प्रॉपर हमको हेडिंग्स बनानी है। प्रॉपर यहां भी अंदर हम लोग जो कंटेंट लिख रहे हैं उसमें प्रॉपर क्या होना चाहिए, हमारे पास में बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंटर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है पैराग्राफ में हमें नहीं लिखना है, एकदम हमारा स्ट्रक्चर्ड आंसर दिखना चाहिए एग्जामिनर को, जो वो बिल्कुल भी उसको ढूंढना ना पड़े कि मुझे क्या है। उसको वो आए, इंट्रोडक्शन देखा उसने, प्रिंसली स्टेट, यहां हमारे 4-5 1-2 पॉइंट उसने देखे, और फिर ये, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आंसर को लिखेंगे। अगली जो चीज है, अब मैप वाले क्वेश्चन है। अभी तो फ्री वाले क्वेश्चन हुए, फ्री वाले मार्क्स हुए। मैप में क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, वर्ल्ड मैप को प्रैक्टिस करना है। उसमें नाम, ईयू, यूएसएसआर और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, आसियान और इस तरीके के जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको थोड़ा बहुत देख लेना है। करेक्ट लेबलिंग इसकी, अब ठीक से उनको मार्क करना है। कई बार हम लोग जल्दबाजी में इधर उधर कर ही आते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे जो चीज है, यूज डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स, इंपोर्टेंट प्रेजेंटेशन, इंप्रूव प्रेजेंटेशन, सेव टाइम, अट्रैक्ट एग्जामिनर, इजी फुल मार्क्स, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ ईयू, यूएन, मेक ए टाइमलाइन। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग टाइमलाइन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टाइमलाइन हम लोग बना सकते हैं। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साहब ईयू का फॉर्मेशन या यूएन का फॉर्मेशन, अब उसकी हमारे पास में क्या होगी, एक टाइमलाइन होगी। या जैसे यहां पे टाइमलाइन बनाया साहब, ये एक ऐसी टाइमलाइन, ये हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने, और अल्टीमेटली 1945 अटलांटिक चार्टर से यहां कह दिया साहब 1941 अटलांटिक चार्टर, और यहां लास्ट में 1945 तक पहुंच गए। इस बीच में क्या क्या हुआ, इसको थोड़ा सा एक टाइमलाइन की तरह क्या कर दिया, उसको दिखा दिया। तो ये चीजें क्या करती हैं, ये चीजें एक तो हमारा टाइम बचाती हैं, दूसरी चीज ये एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है। एग्जामिनर को इतने एफर्ट्स नहीं डालने, उसने यहां देख लिया, अब उसके बाद आपने जो लिखा है कंटेंट उस पर उतना फोकस नहीं, क्योंकि उसने यहां देख लिया कि हाँ इसको पता है कौन सी चीज कब हुई है, फिर तुम लोग अपना लिखते रहो।
ये अट्रैक्ट भी करता है, प्लस तुम्हारा टाइम भी बचाएगा। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको इंप्रूव करने के लिए कई बार पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स का रह जाता है, पेपर ही पूरा नहीं हुआ था। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मॉक टेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। जितने हो सके फुल लेंथ टेस्ट जो है वो तुम लोग लगाओ, एटलीस्ट जो है 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट जो है वो तुम लोगों को लगाने पड़ेंगे, तभी जो है वो ये टाइम मैनेजमेंट वाला। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग पेपर नहीं देते और सीधा एग्जाम में पहुंच जाते हैं, हमें नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम हमें वेस्ट करना है, कितना टाइम लगाना है उस पर, ये हमें नहीं पता होता। इसलिए जब 5 पेपर तुम लोग दे लोगे, तब तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी कि मुझे कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है, मुझे मेरा टाइम बच रहा है, टाइम कम हो रहा है, तो उसको तुम लोग मैनेज कर सकते हो लास्ट में 5 टेस्ट देते देते। ठीक है, अगली जो चीज है, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करनी। कई बार हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन नहीं लिखते, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारे आंसर को जो है उसके प्रेजेंटेशन को बहुत खराब बना देता है, वो इंप्रेसिव नहीं होता। कई बार लॉन्ग स्टोरीज लिख जाते हैं और पैराग्राफ में बहुत सारी स्टोरीज जो है बच्चे लिख जाते हैं, उससे तुम्हें जो है उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कीवर्ड्स को तुम लोग इग्नोर करते, तो कीवर्ड्स को हमने कहा पढ़ते टाइम भी उन पे ध्यान देना है, और आंसर राइटिंग में भी, आंसर लिखते टाइम भी उन पे जो है अंडरलाइन करनी है। मैप्स जो है उसको छोड़ देना और कंक्लूजन ना लिखना, ये सब क्या है, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। फाइनल टिप्स फॉर 100 आउट ऑफ 100, रिवाइज एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम। तुमको क्या करनी है, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही सब कुछ है। मैं बार बार कहता हूं, तुम लोग कितने ही नोट्स पढ़ लो, किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लो, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम लोगों की बात कह रहा हूं कि नोट्स कभी भी तुमको 100 मार्क्स नहीं दिला सकते। अगर आप लोगों को 100 मार्क्स लाने हैं तो तुमको एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तुमको प्रैक्टिस पीवाईक्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि तुम्हें पता लगता है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए की फैक्टर रहते हैं। तो अगर तुम लोगों को 100 मार्क्स चाहिए तो तुमको पीवाईक्यूज पे काम करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट पिछले 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज तुमको सोल्व करने पड़ेंगे, ताकि तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आगे वो तुम्हारा जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा भी तुम्हारा आइडिया तुम्हें लग जाएगा, क्योंकि तुमने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है। इसलिए तुम्हें आइडिया है कि अब क्या पूछ सकता है, उसका पॉसिबल आइडिया तुम्हें रहेगा। तीसरी चीज, शॉर्ट नोट्स। जैसे हमने बात किया, हर चैप्टर के एक पेज में जो है उसके शॉर्ट में नोट्स बनाओ, ताकि तुम लोग बार बार उनको रिवाइज कर सको। लेकिन ये मत भूलना, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एनसीईआरटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये चीज तुमको ध्यान में रखनी है। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, हम लोग आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, एकदम आंसर को साफ सुथरा रखना है। कई बार ना बच्चे बड़ा ना उसमें पॉइंटर्स यूज करते हैं, और बहुत ही बिखरा सा अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो आंसर रहता है। तो सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि तुम्हारा आंसर जो है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उसमें प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, उसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड आंसर, और ये आपके एग्जामिनर को जो है वो इंप्रेस करने वाली चीजें हैं। और लास्ट में तो तुमको कॉन्फिडेंट रहना ही, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट करो, खुद को ट्रस्ट करो कि हां, मैं 100 मार्क्स अचीव कर सकता हूं पॉलिटिकल साइंस में। ये बिल्कुल भी इंपॉसिबल नहीं है। ये एक मिथ है कि पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स लाना बड़ा टफ है। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम लोगों को कह रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस में अगर इस तरीके से हमने मेहनत की है, पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में इन चीजों पर काम कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें 100 मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। खुद को भरोसा करो कि हां,
मेरे 100 मार्क्स आएंगे। यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स खुद ही मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि उनको 100 मार्क्स जो है वो बहुत ही बड़ा नंबर लगता है कि 100 कैसे आ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले उस मेंटेलिटी से तुम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और खुद को मेंटली इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ 100 मार्क्स आ सकते हैं और मुझे 100 मार्क्स लाने हैं। तभी जाकर के तुम अपने एफर्ट्स को जो है वो मैक्सिमाइज करोगे। अदरवाइज तुम मिनिमम जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं उन मिनिमम एफर्ट्स के साथ में जाओगे, और मिनिमम एफर्ट्स कभी भी मैक्सिमम रिजल्ट लेकर के नहीं आते। अगर तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो अपने मैक्सिमम एफर्ट्स जो है वो तुम्हें डालने पड़ेंगे। इतनी बात समझनी पड़ेगी। 100 मार्क्स आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। और लास्ट में 100 मार्क्स कम फ्रॉम स्ट्रेटजी नॉट लक। 100 मार्क्स कभी भी लक से नहीं आते कि किसी किस्मत थी तो 100 मार्क्स आ गए, उसको एग्जामिनर अच्छा मिल गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 100 मार्क्स हमेशा किससे आते हैं? स्ट्रेटजी से आते हैं। आप कैसे आंसर को प्रेजेंट करते हैं उससे आते हैं। किस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ में स्टडी की है उससे आते हैं। फॉलो एनसीईआरटी, स्मार्ट राइटिंग, और ये आपको जो है वो 100 मार्क्स तक जो है वो पहुंचा देगा। इसी के साथ में अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, और इस बार जो है आपको हम 45 मिनट की क्लास देंगे। ये हमारी लाइव क्लास रहेगी। उसका शेड्यूल जो है वो तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएगा। लाइव क्लासेस रहेगी डेली जो है तुम्हारे एग्जाम तक। ये क्लास आपको मिलती रहेगी। इस 45 मिनट की क्लास में आपका हर दिन एक चैप्टर जो है उसको रिवाइज करवाया जाएगा। उसके बाद जो है जैसे एग्जाम टाइम आएगा, एग्जाम टाइम में जैसे ही बीच में जो गैप आता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उस गैप में हम लोग पूरी पॉलिटिकल साइंस को एक मैराथन सेशंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। इस बीच हम लोग साथ में क्या करेंगे, साथ में पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज भी आपके लिए लेकर पे आएंगे, उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज, इसके पीवाईक्यूज के अलावा बाकी जो एमसीक्यूज हैं हम वो भी आप लोगों को लेकर आएंगे, और ये मेरी गारंटी है कि 100 मार्क्स तक मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा। बस आप लोगों को खुद को ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।